बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। देखें, इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। यानी इस वक्त लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इमरान खान के पास है। वैसे भी वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए। हर आदमी इसके बारे में बात कर रहा है। तो दो चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और ये बातें जो है एस्टेब्लिशमेंट के प्लेटफॉर्म से बाहर आई हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई दावा किया या उनके साथियों ने कोई दावा किया। हत्ता कि जो असद कैसर साहब हैं, जो नॉर्मली मुज़ाकरात के अंदर रहते हैं, और जब भी कोई मुज़ाकरात की बात होती है तो इमरान खान साहब उनको फ्रंट लाइन पर रखते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि इमरान खान साहब के भी कोई मुज़ाकरात हो नहीं रहे, या कोई चीज़ों में तब्दीली आ नहीं रही, या इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में उनके पास कोई खबर नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमने कौमी यकजहती के लिए अपने रवैये को फॉर द टाइम बीइंग इस हुकूमत के साथ तब्दील किया, और उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि शायद कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, या कोई डील चल रही है, या कोई बैकडोर चैनल कोई चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रक की बत्ती है। इससे पहले भी लोगों ने इसके बारे में बात की, और अभी भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगभग जितनी भी अहम क़यादत है, उन सारों ने इस इम्कान को रद्द कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी बदलने जा रही है, हालात बेहतर होने जा रहे हैं, या इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिश की जा रही है। हाँ, एक खबर जो बहुत बड़ी खबर के तौर पे सामने आई, जिसमें नजम सेठी साहब ने, जुबैर अली खान साहब ने, मेरे एक दो दोस्त और हैं, उन्होंने भी ये खबर दी है। तो ये 4-5 लोगों की खबर है कि जेल के अंदर मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, एक अहम शख्सियत की जो गैर सियासी है, और इमरान खान साहब से मदद मांगी गई थी कि सपोर्ट दी जाए इंडिया के खिलाफ। तो वो इमरान खान साहब ने सपोर्ट दे दी, और वो बात वहीं ख़त्म हो गई। ना इमरान खान ने कोई डील मांगी, ना उन्हें कोई डील दी गई, बल्कि अगर कोई बात हुई भी तो इमरान खान साहब ने उस मौके पर, जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, जिस वक्त उनके साथ इंडिया पे बात की जाएगी तो वो इतना कमज़ोर आदमी नहीं है कि उस वक्त अपनी रिहाई की बात करेगा, या जिस वक्त उससे कोई मदद मांगने के लिए जाएगा या उससे ये कहेगा कि पाकिस्तान की खातिर या इंडिया से इस वक्त लड़ाई की सूरत हाल है, तो अपने सोशल मीडिया को, अपने मीडिया को खुद अपना स्टेटमेंट जो है वो आप हमारे हक में दे दो। इमरान खान साहब जब वो मदद देंगे या बात करेंगे तो इतना कमज़ोर आदमी नहीं कि उस वक्त कहेगा जनाब मेरी रिहाई कर दें, या कोई सियासी बात करेगा। वो इमरान खान की तबीयत भी ऐसी नहीं है, मुझे नहीं लगता उन्होंने ये बात की होगी। दूसरी जानिब से बात हो तो हो। अब देखें, दो तरह की खबरें हैं। सहाफ़ी, दानिश्वर, सियासतदान सारे फंस गए हैं, मुश्किल में पड़ गए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि अवाम तो बाहर देखना चाहती है इमरान खान को, अक्सरियत ये कहती है, मगर फैसला ये अदालतों में नहीं होना इमरान खान के बाहर आने का, ये फैसला कहीं और होना है। जिस वक्त देखें, अब इमरान खान को उसूली तौर पर जेल में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके तकरीबन सारे केसेस फारग हो गए। अगर ये मामला अदालतों के होते तो 200 मुकदमात बनाकर आलमी रिकॉर्ड ना बनाया जाता। अदालतों का मामला ही नहीं है, मामला कहीं और हो रहा है। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि इमरान खान साहब को जेल में रखना है। जिस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदालतों के ऊपर से अपना दबाव और कंट्रोल हटा लेगी, इमरान खान साहब एक हफ्ते में बाहर आ जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। अब जो लोग ये खबर देते हैं ना कि कोई बातचीत चल रही है या इमरान खान साहब की कोई मुलाकात हुई है, उन पर इल्ज़ाम लग जाता है कि ये तहरीक को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। तो क्या कोई इतनी बड़ी तहरीक का मोमेंटम बन चुका है जिसको नाकाम बनाने की साजिश हो रही है? तो देखें, इससे पहले 2 दफ़ा मोमेंटम बना, 2 दफ़ा तहरीक खराब हो गई, और हर मरतबा जब तहरीक का मोमेंटम बनता है तो उस वक्त ये खबर ज़रूर दी जाती है कि कहीं ना कहीं इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान पैदा हो गया, या मुज़ाकरात चल रहे हैं, या बातचीत हो रही है। तो उससे बज़ाहिर एक वजह यह भी होती है कि कुछ ना कुछ करके तहरीक को डाउन किया जाए। नंबर 2, जो लोग ये खबर दे रहे हैं कि ये ट्रक की बत्ती है बिल्कुल ही, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा दिया जाता है ये चाहते ही नहीं इमरान खान बाहर आए। तो वो वाली खबर देने वाले भी फंस जाते हैं, और ये वाली खबर देने वाले भी फंस जाते हैं। देखिए, अगर रिहाई होनी है इमरान खान की, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला करना है कि वो दबाव बंद कर रहे हैं अदालतों पर और सिस्टम के ऊपर। अदरवाइज ऐसे तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आते। फिर एक ही तरीका है कि कोई अवामी इनकलाब आ जाए, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए, लाखों लोग सड़कों पर हों, और सड़कों पर फैसला कर दें और अपने लीडर को छुड़वा लें दबाव डाल के। एक तो तरीका ये हो सकता है, और दूसरा तरीका ये है कि अदालतों से छूट जाए। अदालतों के ऊपर जितना दबाव है, जैसे उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, वहां से तो इस हालत में नहीं छूटते इमरान खान साहब, जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट ये दबाव खत्म नहीं करती। अब सवाल ये है कि वो कौन से किरदार हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए, या जिन्होंने ये फैसला करना है कि इमरान खान ने बाहर आना या नहीं आना। पहला किरदार तो खुद इमरान खान है। इमरान खान का अपना एक करैक्टर है, और वो ये कहते हैं वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते, यानी वो नवाज शरीफ इतना बाहर नहीं आएंगे, वो अपने तरीके से बाहर आएंगे। अब ये सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि नवाज शरीफ बना के ही इमरान खान को बाहर लाना चाहता है ये सिस्टम। इमरान खान ये नहीं चाह रहे। दूसरा इसके अंदर किरदार आ जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ताकतवर और मकबूल लीडर इमरान खान का खुलेआम मुकाबला नहीं कर सकते, और अपने मफादात के लिए इमरान खान साहब को खतरा समझते हैं।
تو وہ کیوں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب اپنی پوری طاقت کے ساتھ فل سوئنگ میں باہر آ جائیں؟ نمبر 3، سیاسی اشرافیہ. یہ جو آپ کی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، اسٹیٹس کو جو پرانی جماعتیں چلتی آ رہی ہیں، اب یہ ساری جماعتیں کیوں چاہیں گی عمران خان باہر ہے؟ ان کی تو بقائی اس میں اس وقت کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی جنگ چلتی رہے، عمران خان اندر رہے، یہی اسٹیٹس کو یہ جاری رہے، اسی طرح چیزیں چلتی رہے، اسی میں ان کی بقا ہے. عمران خان کے وجود کے ساتھ ان کا سیاسی وجود نہیں چل سکتا. نواز شریف صاحب کی سیاسی لاش پڑی ہوئی ہے، اس سے تعفن اٹھ رہا ہے. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جنگ ڈیزائن کرنے کا دعویٰ کروایا کہ جنگ میں نے ڈیزائن کی ہے. کئی ٹاؤٹس نے یہ خبریں دے دیں کہ میاں صاحب تو جناب اسلام آباد میں پتہ نہیں نقشے بنا رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کچھ کر رہے تھے، 2 راتیں جاگتے رہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے. حالانکہ 5 دن تک ان کے منہ سے اف تک نہیں نکلی، بلکہ مودی کے خلاف یا RSS کے خلاف یا بھارت کی جو دھمکیاں ان کے خلاف ابھی تک انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا، نواز شریف نے اور اس کے پورے خاندان نے. تو معاملہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کہانیاں سنائی ان کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ جہاں سیلیبریشن ہو رہی ہے وہاں نواز شریف ہر جگہ سے غائب ہے. کہیں آپ کو نواز شریف نظر ہی نہیں آتے. نہ اخباروں کے اندر جو اشتہارات لگائے گئے اس میں نواز شریف غائب، جہاں یوم تشکر کی تقریبات منائی گئی وہاں پہ بھی نواز شریف غائب. تو جہاں پہ جو چیز بھی کی گئی نواز شریف نے، آپ غور کریں، کسی جگہ پہ سیلیبریشن نہیں کی. یہ جو پاکستان نے ایک لڑائی جیتی ہے ایئر فورس کی، اس میں کسی جگہ پہ سیلیبریشن نہیں کی نواز شریف نے. وہ بڑی خاموشی کے ساتھ رہے ہیں، بس اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں، اس میں بھی نریندر مودی کا کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اب ناظرین، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بڑا ریلیف ملا ہے. یہ جو موجودہ حالات پیدا ہوئے نا، قومی یکجہتی پیدا ہوئی ہے، عوام کھڑی ہوگی اپنی فورسز کے ساتھ انڈیا کے خلاف. تو اپنی فورسز کے ساتھ ہی کھڑے ہونا تھا، اور کہاں کھڑے ہونا تھا انہوں نے. تو اس میں نا اسٹیبلشمنٹ کو بڑا ریلیف ملا ہے. 3 سال سے اسٹیبلشمنٹ انتہائی غیر مقبول تھی اور ان کی ایسی تیسی ہو گئی تھی عوام کی، اور ان کے بیچ میں بہت زیادہ فاصلے بڑھ گئے تھے، وہ کچھ حد تک کور ہوئے. اب یہاں پہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جو مڈ پھیر ہے اس کا فائدہ ہوا. آرمی چیف گئے میچ دیکھنے کے لیے، وہاں ہم نے مناظر دیکھے، وہ خوش ہو رہے تھے، میچ دیکھ رہے تھے. آرمی چیف DGISPR جو ہے وہ اسکول میں چلے گئے بچوں کے پاس. اچھا، اسٹیبلشمنٹ نا اس سے پہلے بھی غلط اندازے لگا کر پھنس گئی تھی. 2022 میں اسٹیبلشمنٹ کے غلط اندازوں نے 3 سال تک انہیں نکلنے نہیں دیا اس دلدل سے. اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک مرتبہ پھر غلط اندازے لگا رہی ہے. اور یہ اندازہ میں نے لگایا DGISPR کی بات چیت سے. DGISPR نے جو بات کی ہے نا، اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ معاملہ تھمے گا نہیں، معاملہ ابھی آگے بڑھے گا. وہ کہتے ہیں جو کہتے تھے فوج اپنا کام نہیں کرتی، ان سے سوال کریں فوج نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا کہ بچوں سے بات کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے، کیا آج آپ ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو جو افسروں اور جوانوں کے خلاف باتیں کرتے تھے؟ ملک میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے، پھر یہ ساری بات کی. لیکن مجھے ان کی بات سے اندازہ ہوا کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو بڑا غصہ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بڑا غصہ ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف سے ابھی تک ان کا دل بھرا نہیں ہے. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا، اس سے پہلے تو وہ شکریہ ادا کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا یا سوشل میڈیا کے نوجوانوں کا، لیکن اب ایک اور رخ دیا ہے. دیکھیں، میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں DGISPR صاحب سے کہ جن لوگوں نے تنقید کی ہے نا، انہوں نے فوج کی لڑائی کے اوپر کبھی تنقید نہیں کی. فوجی بارڈر پہ کھڑے ہو اس کے اوپر کبھی تنقید نہیں کی. فوجی اپنی فوجی ٹریننگ کر رہے ہو اس کے اوپر کبھی تنقید نہیں کی. فوجی قیادت جو ہے وہ جنگ کی تربیت کر رہی ہو یا جنگ کے میدان میں ہو یا جنگ کے حوالے سے پلاننگ کر رہی ہو، منصوبہ بندی کر رہی ہو، جنگی دفاعی تیاریاں کر رہی ہو، مشقیں ہو رہی ہوں، اس کے اوپر کبھی تنقید نہیں کی. تنقید یہ آپ کا اصل کام ہے، اس پہ تنقید ہو ہی نہیں سکتی، کوئی کرتا ہی نہیں ہے. تنقید ہوتی ہے جب 4 مرتبہ مارشل لا لگایا جاتا ہے. تنقید ہوتی ہے جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ حکومتیں بناتی ہے اور حکومتیں گراتی ہے، جو ان کا کام نہیں ہے. میڈیا اور عدلیہ اور پارلیمان کو جب کنٹرول کیا جاتا ہے تب تنقید ہوتی ہے. جب جبری طور پہ انسانوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے تو تنقید ہوتی ہے. جب عوامی مینڈیٹ کی توہین کی جاتی ہے تو تنقید ہوتی ہے. جب آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، بار بار اڑائی جاتی ہیں، وقت پہ الیکشن بھی نہیں کروایا جاتا، تب تنقید ہوتی ہے. جب اپنے حلف سے بے وفائی کی جاتی ہے تو ان باتوں پر تنقید بالکل درست ہے، اچھی ہے. یہ تنقید جو جائز ہے وہ ہونی چاہیے. اور جب بھی کوئی بھی ادارہ اپنی آئینی حدود سے تجاوز کرے تو اس کا محاسبہ ضرور ہونا چاہیے. DGISPR بتائیں نا کہ کس جگہ پہ کوئی ایسی تنقید پاکستانیوں نے کی ہے یا پاکستان کے نوجوانوں نے کی ہے جہاں پہ فوج اپنا کام کر رہی تھی اور نوجوانوں نے اور پاکستانیوں نے ان کے اوپر تنقید شروع کر دی. ایسا تو نہیں ہوا. وہ تو بہت آٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، وہ ہر معاشرے میں ہر ملک میں ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، آٹے میں نمک کے برابر، لیکن وہ نمائندگی نہیں کرتے پورے پاکستان کی. یہ جو پاکستانیوں نے تنقید کی ہے وہ ایک غیر آئینی کردار کے اوپر تنقید کی ہے. وہ تنقید کی ہے بند کمروں کے ان فیصلوں پر جو عوامی مینڈیٹ کے خلاف گئے یا عوامی رائے کے خلاف گئے. تو وہ تنقید تو بالکل جائز تھی اور بالکل درست تنقید تھی، اور اسی تنقید سے پاکستان آگے بڑھے گا. ناظرین، نیو یارک ٹائم نے خبر دی ہے، وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب نے
इंडिया और पाकिस्तान की जंग के हवाले से कुछ दावा किया। अब उन्होंने ये कह दिया कि ये जंग का जो आगाज़ था ये एक फरेब था और एक ड्रामा था। भारत ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था और आंख मार दी थी कि जनाब हम फला जगह अटैक करने आ रहे हैं, तो तुसी अपना बंदोबस्त कर लो। और पाकिस्तान ने उन सारी जगहों को खाली भी करवा दिया था। ये खबर मैंने आपको दे भी दी थी कि 1000 मदरसे तो आज़ाद कश्मीर में खाली करवाए गए थे। फिर जो यहाँ पे था मुरीदके वाला वो भी खाली करवाया गया, बावलपुर वाला वो भी खाली करवाया गया। बाकी जहाँ जहाँ पे इंडिया ने अटैक किया वो तमाम मदारिस और वो जगह वो मस्जिदें पहले से खाली करवा ली गई थी। वहाँ शहादतें इसीलिए कम हुई हैं, वरना हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इंडिया ने पहले पाकिस्तान को आगाह किया कि हम ये करने जा रहे हैं, वो तो अपने लोगों को इसका मतलब बेवकूफ़ बना रहा था। वो तो सिर्फ और सिर्फ चंद इमारतें गिरा के भारत के अंदर अपनी सियासत खड़ी करना चाह रहे थे और पाकिस्तान को आइडिया था कि ये कहाँ पे आकर अटैक करेंगे, इसके बावजूद उन्होंने अटैक कर दिया। अब ये दोनों मुल्कों की क़यादत के ऊपर एक बड़ा संगीन किस्म का मामला बन जाता है। इस पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और ये जो स्टेटमेंट है ये उनके फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है भारत के। राहुल गांधी कहते हैं इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ ओवर अटैक वाज अ क्राइम। ये एक जुर्म था कि हमले से पहले, हमले के आगाज से पहले पाकिस्तान को आगाह किया जाए। और जनाब ये वो कह रहे हैं कि मिनिस्टर ने पब्लिकली एडमिट कर लिया इस बात को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है, कि भारतीय हुकूमत ने ये किया है। ये बात जो है वो फॉरेन मिनिस्टर ने बाकायदा इसको एग्री कर दिया है, इसको मान लिया है और ये बात जो है एडमिट कर दी है। अब दो सवाल उठाए राहुल गांधी ने, ये बड़े अहम सवाल है। नंबर एक, उन्होंने कहा कि ये करने के लिए आपको ऑथोराइज्ड किसने किया था, यानी ये करने की अथॉरिटी आपको किसने दी थी कि आप पाकिस्तान को आगाह करें कि हम फला जगह अटैक करने आ रहे हैं, लिहाजा आप अपना बंदोबस्त कर दें। ये अथॉरिटी पाकिस्तान को बताने की भारत की हुकूमत को किसने दी थी, राहुल गांधी ने पहला सवाल उठाया। दूसरा सवाल राहुल गांधी ने जो उठाया वो ये है कि हाउ मैनी एयरक्राफ्ट डिड आवर एयरफोर्स लूज एज अ रिजल्ट, और इसके नतीजे में हमारी एयरफोर्स ने अपने कितने तैयारे खो दिए। अब ये दोनों सवाल आपस में बहुत मिलते हैं। देखिए, पहले वो कह रहा है कि ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को किसने दी, और क्योंकि आपने पहले पाकिस्तान को ये इंफॉर्मेशन दी थी लिहाजा जब आपके तैयारे गए और जाकर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे अटैक किया तो ये इंफॉर्मेशन क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले से थी तो इसके नतीजे में उनकी एयरफोर्स ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया और आपके तैयारे तबाह कर दिए। अब आप ये बताएं कि कितने तैयारे पाकिस्तान ने तबाह किए इस इंफॉर्मेशन को देने के नतीजे में, और ये एक जुर्म है जो आपने किया। ये भारत में मुकदमा बना के राहुल गांधी ने भारतीय हुकूमत के गले में डाल दिए। अब अगर वहां की हुकूमत इस मामले को ठीक तरीके से टैकल ना कर पाई और वहां की अपोजिशन ने इस मामले को तगड़े तरीके से उठा लिया तो याद रखिएगा भारत जैसे मुल्क में ये बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रही है बीजेपी के लिए। पाकिस्तान के अंदर भारत कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है, जहां चाहती है मामला ले जाती है। नजब सेठी साहब ने खुलकर बता दिया कि ये लड़ाई शुरू में एक ड्रामा थी और जिस तरीके से ये ड्रामा हुआ है, और वो ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं देना था, ये फैसला भी हो चुका था। हालांकि हम सब बार बार कहते हैं जवाब दो जवाब दो जवाब दो। तो नजम सेठी ने बताया ना कि नूर खान एयरबेस पे अगर भारत अटैक ना करता तो फिर ये जवाब कभी भी ना देते, लेकिन फिर मजबूरन बाद में पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा क्योंकि एयरफोर्स को खड़े खड़े वो तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे अच्छा है कि हवा में जाए और जाकर मुकाबला करें, और शानदार मुकाबला किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने। अब नाज़रीन, मैं ये जो आपको कह रहा हूँ ना कि किसी किस्म का कोई मफामत नहीं होने जा रही, मुझे जो दिखाई दे रहा है क्योंकि मुस्लिम लीग नून का एक खास मीडिया सेल एक्टिव किया गया, इसकी बड़ी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन इदारे के लोगों के साथ भी है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और एक मरतबा फिर से गद्दारी का चूरन बेचना शुरू कर दिया गया है। इमरान खान साहब, उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके लोग, और मीडिया की वो आवाज़ें जिन्हें नवाज शरीफ और उसके सहूलतकार काबू नहीं कर पाए, खरीद नहीं पाए, डरा नहीं पाए, उनके खिलाफ गद्दारियों के फतवे अब जारी किए जा रहे हैं। और इस नफरत को फैलाने में वो अकाउंट्स पेश हैं जिन्हें मरियम नवाज फॉलो करती है खुद से। तो धड़ाधड़ जो है वो गद्दारियों के, बगावतों के, इनके फतवे फैलाए जा रहे हैं, मुल्क दुश्मनी के टाइटल बांटे जा रहे हैं लोगों में, और उसमें इस नाचीज का नाम भी है, बहुत सारे और लोगों के नाम भी है, और ये डेलिबरेटली किया जा रहा है। तमाम इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सारे अकाउंट्स नवाज शरीफ और उसके खानदान से अब तक ये पूछने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई 5 दिन तक तुम्हें क्या हो गया था, तुम क्यों चुप थे 5 दिन तक, तुमने एक लफ्ज़ क्यों नहीं बोला, तुमने मोदी को जवाब क्यों नहीं दिया, तुमने अभी तक आरएसएस का या जो भारत की दुश्मनी है, जो उनकी ललकार है, उसका जवाब तुमने अभी तक क्यों नहीं दिया। ये गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना है तो उनको बांटो। यही सारे अकाउंट इस सेल के ये मुकम्मल तौर पे खामोश थे जब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, और उस वक्त जिन लोगों ने उस प्रोपेगेंडा का जवाब दिया, आज ये सारे अकाउंट एक्टिव होकर उन लोगों के ऊपर फतवे लगा रहे हैं।
उन लोगों को दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पहले भी इन्होंने ये खेल बहुत खेला है, ये अभी भी बहुत ये खेल खेलेंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीकाकार होता है, याद रखिएगा, कि ये हमेशा अपने मुखालिफ को गद्दार डिक्लेयर करते हैं। किसी मौलवी के मफाद के खिलाफ आप आ जाएं तो वो आपका इस्लाम खतरे में हो जाता है, आप गुस्ताख हो जाते हैं। सियासतदान के खिलाफ आप हो जाएं तो आप फौरी तौर पे हो जाते हैं, वो आपको करप्ट कह देगा, बेईमान कह देगा। लेकिन अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ हो जाएं तो आपके ऊपर सबसे पहला फतवा लगता ही गद्दारी का है। तो यहाँ पे जो है वो गद्दारी वाला काम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर या उनकी मंशा के बगैर तो हो नहीं रहा, और ये काम अब से भी नहीं हो रहा, बहुत पुराना हो रहा है। हमेशा किरदार बदल जाते हैं, कभी इमरान खान गद्दार होता है, कभी नवाज शरीफ गद्दार होता है, कभी बेनजीर गद्दार होती है, कभी कोई सिक्योरिटी रिस्क होता है, कभी जरदारी गद्दार होता है, कभी जुल्फिकार अली भुट्टो गद्दार होता है, कभी फातिमा जिन्ना गद्दार होती है, कभी लियाकत अली खान गद्दार होता है, कभी शेख मुजीब गद्दार होता है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो ये गद्दार बदलते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने आइन से गद्दारी की उनके ऊपर गद्दारियों के मामला नहीं चलते, ये एक अफसोसनाक बात है। नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम ने एक दावा किया और उन्होंने सबूतों के साथ ये बताया। न्यूयॉर्क टाइम ने बताया कि जनाब जो भारतीय मीडिया ने किया ये बहुत बड़ी ज्यादती थी। जंगी जुनून में भारतीय मीडिया ने बढ़ चढ़कर झूठ को फैलाया, जिसमें भारत के मीडिया के वो ग्रुप भी पेश हो गए जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी थी, जिनके बारे में कहा जाता था ये ठीक खबर देते हैं, बैलेंस खबर करते हैं, लेकिन अच्छी साख थी उनकी, उन्होंने भी अपनी साख तबाह कर दी इस पाकिस्तान और भारत की लड़ाई के बीच में। भारतीय मीडिया जो है पूरा का पूरा एक ही लय में बह गया और उन्होंने वो कुछ कर दिया जो मीडिया को कभी सूट नहीं करता। और एक और मजे की बात यह है कि भारतीय मीडिया को एक और बड़ा शौक है कि वो अपने उर्दू प्रोग्रामों में भी पूरा सेगमेंट अंग्रेजी में कर देते हैं जानबूझकर, और वो इसलिए करते हैं ताकि इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा कर सकें। मजे की बात यह है कि इस मरतबा उन्होंने इतना भोंडा प्रोपेगेंडा किया और उसका नतीजा इतना उलट निकला कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत क्या कर रहा था। झूठ भी बोला, फ्रॉड भी किया और इंटरनेशनल लैंग्वेज में किया ताकि सारी दुनिया को पता चले कि भारतीय मीडिया झूठ बोलता है। आज भारतीय मीडिया के ऊपर पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर भी बहुत सारे अजीबोगरीब किस्म के कैरेक्टर थे, बहुत सारे टाउट्स ने बड़ी अजीब चीजें की हैं, बहुत सारे रंगरूट यहाँ पे हमने देखे पाकिस्तान के मीडिया में, ऐसे ऐसे अजीबोगरीब जमीन आसमान के दावे मिला दिए, कलाबे मिला दिए, लेकिन उनकी तादाद कम है, शुक्र है अल्लाह का। पाकिस्तान के मीडिया ने जो है, स्पेशली सोशल मीडिया है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया है और उस तरह की हरकतें नहीं की जैसी हरकतें भारतीय मीडिया ने की है। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ने अपनी टीम बना दी है नाज़रीन, और उसमें बिलावल की क़यादत में कुछ पार्लियामेंटेरियंस को, कुछ ऐसे लोगों को जो सियासतदानों ने इकट्ठा किया है, खुरम दस्तगीर है, एक दो लोग और हैं, इनर बानी खार हैं, इन लोगों को इकट्ठा किया कि ये जाएंगे और जाके दुनिया के ममालिक में बातचीत करेंगे और पाकिस्तान और भारत की जो मुठभेड़ हुई है इस बारे में दुनिया को आगाह करेंगे, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे। बिलावल का तजुर्बा कम है, लेकिन कुछ तजुर्बाकार लोग इनके साथ हैं, उम्मीद करते हैं कि बिलावल लड़ सकेंगे। बिलावल ने कहा जी मैं बड़ी खुशी के साथ ये करने जाऊंगा। तो अब बिलावल का जो है वो वर्ल्ड टूर शुरू होता है, वो दुनिया में जाएंगे और जाकर बताएंगे दुनिया को कि पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या चल रहा है और पाकिस्तान का इस पे मौक़िफ़ क्या है। हैरतंगेज़ तौर पे अपोजिशन का कोई बंदा शामिल नहीं किया गया, जबकि भारत ने जो कमेटी बनाई उसमें अपोजिशन के लोगों को ज्यादा शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपोजिशन को समझती नहीं कुछ, या यहाँ की हुकूमत जो है वो अपोजिशन को दीवार के साथ लगाना ही अपनी ड्यूटी समझती है। जो कौमी काम है उसके अंदर तो अपोजिशन को शामिल कर दें। अपोजिशन का तो सारों का नाम ही ईसीएल में है, कौन जाएगा और जाकर कौन मुकदमा लड़ेगा पाकिस्तान का बैन अवी सतह पे। तो हुकूमत ने यह जिम्मेदारी भी अपने पास ही रखी है। नाज़रीन, जाते जाते एक और बहुत बड़ी खबर है, और ये खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सौदा मार दिया है। तारीख बदल दी डोनाल्ड ट्रंप ने, 3 मुल्कों का दौरा किया और वहां से 3,320 अरब डॉलर्स के मुआहदे करके एक हफ्ते में निकल लिए। इतना तो आज तक नहीं हुआ, दुनिया के बड़े बड़े फातहीन ने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी और इतना माल नहीं बना सके। आज तक तारीख में कोई हुक्मरान इतनी जल्दी इतना माल लपेट के अपने मुल्क में ले जाने का सौदा नहीं कर सका। ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका में चला गया, लेकिन अगर इससे आधा भी हो गया तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इतना पैसा अगर ये अरब के रेगिस्तानों से पहुंच जाता है अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो याद रखिएगा फिर अमेरिका काबू नहीं आता, इसकी इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट मिल जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत बड़ा कारनामा बड़े लंबे अरसे तक फिर याद रखा जाएगा। लेकिन इन तीनों मुसलमान मुल्कों ने फ़लस्तीन की बात ज़रूर की और डोनाल्ड ट्रंप ने अब कुछ पॉजिटिव 1-2 स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन इस बीच में भी गुज़िश्ता 24-36 घंटों में जो इतला आई है 250 मजीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। वहाँ ग़िज़ा की किल्लत है, लोग भूखे हैं, परेशान हैं और दुनिया उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं कर पा रही। लगातार कत्लेआम हो रहा है। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।